जय हिंद दोस्तों। एक्सीलेंट पॉइंट की क्लासेस में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आधुनिक इतिहास का भाग आज 26 है और इससे पहले हमने जितने भी पढ़े और किस तरीके से भारत में मुगल शासन आए और किस तरीके से अंग्रेज आए और अंग्रेजों की क्या नीतियां थी और किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। और उसके बाद जो थे अंग्रेजों ने, सिर्फ अंग्रेज जो आए थे भारत में व्यापार के माध्यम से आए थे, लेकिन उनका क्या व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे उन्होंने किस तरीके से भारत में अपनी राजनीति स्थापित की और क्या उन्होंने फिर भारतीय लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती किए। उन सेना से ही जो हमारे भारतीय लोग थे उनको क्या कराते थे, वो उनसे ही उनके साथ अत्याचार कराते थे, उनकी हत्या कराते थे, बहुत ज़्यादा गलत कार्य कराते थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आधुनिक इतिहास का भाग 26 और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये जो था बाग इतना, ये जो हत्याकांड हुआ था, और ये देख लो इतिहास का सबसे अहम और सबसे खतरनाक जो कांड हुआ था वो यही हुआ था। क्योंकि इसमें क्या था, कुछ हमारे भारतीयों की भी कमी थी और कुछ अंग्रेज तो यहाँ पर अत्याचार कर रहे थे। तो क्या हुआ उसमें, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे पहले हम थोड़ा सा इसका पीछे देखेंगे। जो महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी 1915 को, और महात्मा गांधी ने धीरे धीरे क्या चलाई थी, अपनी नीतियां चलाई थी और उन्होंने कैसे कैसे आंदोलन किए। लेकिन महात्मा गांधी का जो मतलब था इस शुरुआत में, वो सिर्फ ये था कि हमें क्या करना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक आजाद कराना है भारत को। लेकिन जो हमारे कुछ क्रांतिकारी थे वो चाहते थे अगर इस तरीके से आजादी मिल जाए तो कभी मिल नहीं पाएगी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। तो इस तरीके को देखते हुए महात्मा गांधी अलग सिद्धांत के थे और कुछ हमारे क्रांतिकारी वो अलग सिद्धांत के थे। तो उसमें ही दो व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। क्या हुआ, ये दो व्यक्ति थे और उस समय जो भारत में, ये जो सैफुद्दीन किचलू थे ये मुस्लिम समाज से थे और जो सत्यपाल थे ये हिंदू समाज से थे, हिंदू समाज से थे। तो उस समय जो था सैफुद्दीन किचलू और ये दोनों के दोनों जो कार्य कर रहे थे भारत को जिस तरीके से एक माला, जो हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक माला की तरह इन दोनों ने क्या उनको पिरा रखा था लोगों को, कि इसमें ये भेदभाव बिल्कुल नहीं था कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। तो हुआ ये, जब ये कहीं पे भी सभा करते थे या निकल के जाते थे तो उस समय लाखों की जनसंख्या में मुस्लिम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के, और लाखों की जनसंख्या में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो एकजुट रहते थे। और उस समय जो थे पंजाब में ही उस समय सिख धर्म के लोग, सिख धर्म के भी लोग क्या थे, ये बिल्कुल एकजुट थे। ये तीन धर्म बिल्कुल एक समान थे, ना तो इन्हें किसी से मतलब था कि हाँ हम हिंदू हैं या ये मुस्लिम हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये आजादी के लिए ये सबसे आगे थे उस समय। तो क्या हुआ, जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जो थे ये दोनों, तो उस समय इनकी बातें जो ये बोलते थे वही होता था। कहां पर, पंजाब में। पंजाब में जो जैसे भी ये बोलते थे वही पूरी जनता इनके साथ थी एकजुट करके बिल्कुल। तो हुआ यही। तो उसी समय क्या हुआ, भारत में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज एक एक्ट लाए, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट आया ये 1919 में। ये एक्ट कैसा था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, मतलब जब चाहे अंग्रेज शासन इसको, अंग्रेज सरकार जो थी उठा के हमारे भारतीयों को उठा के कहां पर, सीधा जेल में। ना तो वो अपनी अपील कर सकता, ना ही वकील कर सकता और ना ही दलील कर सकता किसी भी तरह की। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे हमारे भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे इससे नुकसान हुआ था। क्योंकि ये क्या कर रहे थे अंग्रेज, जहां पे भी चार बंदे, चार लोग खड़े हुए दिखे तो ये अंग्रेज क्या करते थे, तुरंत उनको उठाया, उठाने के बाद में सीधा कहां पर, जेल में उनको बंद कर देते। और उनके साथ में उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी जो
सुन के भी रूह कांप उठे। तो इस तरीके से जब ये रोलेक्ट एक्ट आया 1919, जब ये आया तो इसके ही विरोध करने के लिए 9 अप्रैल 1919 का दिन था। और इस समय जो था नवमी, रामनवमी का त्योहार होता है और नवमी का त्योहार था उस समय। तो हुआ ये जो दो व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दोनों लोगों ने क्या कराया था, जो पंजाब की जितनी भी जनसंख्या थी, जनता थी, उनको ये एकजुट करके ये सबको साथ में लेकर चल रहे थे भारत को आजादी कराने के लिए। तो उस समय जो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये क्या कर रहे थे, 9 अप्रैल का दिन था और इसमें रामनवमी का त्योहार था। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे और इनके पीछे लाखों की जनसंख्या में क्या थे, हिंदू कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के और सिख धर्म के लोग जो थे, ये सारे इनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो हुआ ये यहाँ पे, ये किस लिए कि जो रोलेक्ट एक्ट आया इसका विरोध करने के लिए कि ये इसको हटाओ, किसी तरह से ये हटना चाहिए। तो हुआ ये यहाँ पे जब ये जा रहे थे और उसी समय पंजाब में उसी समय एक जो भारतीय लोग थे, इन्हीं का ही एक बताते कि अंग्रेजों का एक चापलूसी और अंग्रेजों के बहुत ज्यादा नालायक व्यक्ति था जो भारतीय था, कहां पे काम करता था, वो अंग्रेजों की सरकार के साथ में, हंसराज। ये हंसराज नामक व्यक्ति था भारतीय, खाता था भारतीय का, रहता भारत में, लेकिन गाथा किसकी था, वो अंग्रेजों की गाता था, रात दिन अंग्रेजों के साथ रहता था, लेकिन भारतीयों की बातें चुपके चुपके कहां पर पहुंचाता था, वो अंग्रेजों को पहुंचाता था। तो हुआ यही, जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक ये दोनों 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्योहार था और उस समय ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, लाखों के पीछे जनसंख्या चल रही थी इनके। तो उसी समय क्या हुआ, जो हंसराज था, हंसराज सीधा इसने देखा कि इतनी बड़ी जनसंख्या और इससे अगर यही रहा तो भारत बहुत जल्दी आजाद हो जाएगा, और ये सीधा कहां पर गया, अंग्रेजों के पास में। और उस समय जो अंग्रेजों का जो शासक था, मतलब अंग्रेजों का जो कमिश्नर था, उस समय कमिश्नर था एलटी या एलआर था उस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये। तो हुआ ये, इसका नाम था माइकल ओडायर, ODW, माइकल ओडायर। ये डायर अलग है, वो डायर दूसरा आएगा। तो हुआ यही, माइकल ओडायर हुआ यही। तो यहाँ पे इसके पास कौन पहुंचा, हंसराज इसके पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद इसने कहा कि सरकार, मालिक की ये दो व्यक्ति हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये क्या भारत को पूरा एक माला की तरह इन्होंने पिरो रखा है और ये भारत को आजाद जल्दी करा देंगे अगर यही हाल रहा, तो आप कुछ करिए। तो इसने कहा, माइकल ओडायर ने हंसराज से, कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं इस माला को ऐसी तोड़ूंगा कि ये दुनिया में कभी भी या भारत में कभी भी ये माला फिर नहीं पाएगी। और तब से कहीं ना कहीं उसके शब्द इतने सत्य ही निकले, क्योंकि ये आज भी देखते हो आप, कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो हुआ ये, यहाँ पे इसने जो माइकल ओडायर ने तुरंत यहाँ पे कुछ समय बाद एक व्यक्ति को बुलाया, जनरल डायर। ये माइकल ओडायर है, ये जनरल डायर, ये भी उस समय का जनरल था, पुलिस वाला, पुलिस में एक अच्छा पद था इसका। तो जो माइकल ओडायर था, इससे ये पंजाब की सरकार जो थी, इससे इसके काम संभाल नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो इसने इस काम को संभालने के लिए किसको, जनरल डायर को कहां से बुलाया, ब्रिटेन से। और ये जैसे आया, इसको ये सारी बात इसने समझाई कि इस तरीके से ये दो व्यक्ति हैं। और हुआ ये, यहाँ पे ये जनरल डायर ने क्या करा, इन दोनों व्यक्ति को पकड़ के और कहां पर इनको जेल में बंद कर दिया। अब हुआ यही, इन दोनों को बचाने के लिए, मतलब आजाद कराने के लिए ही, अब यहाँ पे जब इन दोनों को कैद कर लिया, जेल में बंद कर दिया, मैंने बताया ना, जो रोलेक्ट एक्ट था, ये कैसा एक्ट है, काला कानून की संज्ञा दी गई है इसको, कि ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के ये कुछ नहीं कर पाए, इनको जेल में बंद किया और यहाँ से कुछ नहीं हो पाया बिल्कुल भी। तो हुआ ये, यहाँ पे थोड़ी देर जब इनको जेल में बंद कर दिया गया,
तो 10 अप्रैल 1919 10 अप्रैल 1919 को जो हमारे भारतीय लोग थे, बहुत सारी जनसंख्या थी, वो सीधे कहां पहुंचे, वो ये जो कमिश्नर था माइकल ओडायर के पास पहुंचे और माइकल ओडायर से इन्होंने कहा कि हमें किसी तरह से इनको ये सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को आजाद करा दो। लेकिन हुआ ये, यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन करने लगे माइकल ओडायर के ऑफिस में। अब इसको देखते ही माइकल ओडायर ने क्या यहाँ पर गोलियां चलवा दी। अब ये 10 अप्रैल की बात है, गोलियां इतनी चलवाई, वहां पे लगभग 500-700 लोग वहां पे मारे गए थे। लेकिन इनकी जो सरकार बताती है वो ज्यादा 30-40 लोग बताते हैं, बहुत लोग मारे गए थे वहां पर। जब ये इतने लोग मारे गए, अब वहां से तितर बितर होकर जो भारतीय लोग थे वो यहाँ से भागने लगे। जैसे भागने लगे ही तो 11 अप्रैल को जो हमारे भारतीय लोग थे वो क्या कर रहे थे कि हमें क्या, जो हमारे भारतीय हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उनको क्या रिहा करना है जेल से किसी तरह से। तो हुआ यही, उसी समय एक अंग्रेज टीचर थी, वो क्या कर रही थी, साइकिल से जा रही थी स्कूल की तरफ, लेकिन थी अंग्रेजनी। तो हुआ यही, यहाँ पे जो 11 अप्रैल को कुछ भारतीयों ने उस अंग्रेज टीचर को पकड़ा, लेडीज थी वो, पकड़ने के बाद और उसको क्या इतनी पिटाई की उसकी, और उसकी यहीं पे क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु होने के बाद में अब जो अंग्रेज सरकार थी यहाँ से और ज्यादा गुस्सा भर गया उसके अंदर, और उन्होंने क्या किया, जिस गली में उस लेडीज को इन्होंने मार दिया था भारतीयों ने, तो वहां पे ही क्या, मारने के बाद में जो अंग्रेज सरकार थी उसने कहा कि अगर किसी को, सपोज करो यहाँ किसी का घर है और यहाँ पे ये पूरी की पूरी गली है, ये गली है, तो इस घर में यहाँ पे जाना है, यहाँ बहुत सारे घर बने हुए, तो वही यहाँ पे जब उस लेडीज को मार दिया था, तो यहाँ जो अंग्रेज सरकार थी उसने कहा कि अगर आपको अपने घरों में जाना है, यहाँ से घरों में जाना, जो रास्ता है ये वाला, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको पेट के बल यहाँ से रेंगते हुए जाना पड़ेगा अपने घरों में। तो हुआ ये, यहाँ पे हमारे भारतीय लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पे जो बाहर थे लोग और अपने काम करके अपने घर जा रहे थे, तो तब उन्होंने देखा अपने पेट के बल इस तरीके से रेंग रहे थे जैसे सांप और कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए अपने घर जा रहे थे। तो जैसे यहाँ पे घर पहुंचे और हुआ ये, यहाँ पे तब ही तुरंत ही किसको बुला लिया, माइकल ओडायर ने, जनरल डायर को। और जनरल डायर जैसे ही आया तो दिन आ गया उस समय 13 अप्रैल 1919, बहुत महत्वपूर्ण दिन था ये। और ये जो 13 अप्रैल को ही उस समय जो पंजाब था, पंजाब में जो सरदार होते हैं, सरदारों का एक त्योहार भी मनाया जाता है, बैसाखी का त्योहार। ये फसल कटने पर मनाया जाता है। जो यहाँ पर पंजाब में क्या है, फसल कटने पे, गेहूं की खेती या कोई भी फसल होती थी, फसल कटने के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसी को ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दे दिया गया बैसाखी के त्योहार को। तो वही 13 अप्रैल 1919 को जो दो व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उनको रिहा करने के लिए यहाँ पे क्या, एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक पार्क था, बहुत बड़ा पार्क था, लगभग बहुत बड़ा, मतलब 30-40 बीघे में कोई एक बहुत बड़ा पार्क था। यहाँ पे बाग था, मतलब पार्क क्या, बाग ही था, ये बाग था यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो हुआ यही, यहाँ पे क्या था, इसका एक यहाँ से मुख्य द्वार था, इसका एक दरवाजा था, लेकिन इसके और छोटे छोटे भी दरवाजे थे, लगभग 9 गेट और थे इसमें। और इसकी जो दीवार की जो हाइट थी, लगभग इसकी 10 फुट हाइट थी दीवार की पूरी, जो ऊपर चढ़ा नहीं जा सके। तो यहाँ से हुआ यही। और उसी समय जो पंजाब में 13 अप्रैल को ही एक पशुओं का यहाँ पे मेला लगता था, यहाँ पर पशुओं का मेला आयोजित किया जा रहा था। तो इस पशुओं के मेले को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे कि हम पशुओं का मेला देखेंगे। और इसी को देखते हुए वहां पर जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने ये पशुओं का मेला यहाँ पे मतलब बंद करा दिया। और उसी समय 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे बैसाखी का त्योहार जो था, इसको मनाने के लिए कि यहाँ पे त्योहार भी बन जाएगा, मेला भी लग रहा है यहाँ पे, और जो हमारे भारतीय लोग हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उनको रिहा करने के लिए क्या एक छोटी सी मीटिंग भी आयोजित की जाएगी यहाँ पर। तो वही यहाँ पे आने लगे दूर दूर से लोग जितने भी थे, और यहाँ से इस तरीके से अपने पार्क में घूमे फिरे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कुआं था, और कुआं में पानी कम था लेकिन खाली ज्यादा था। वो
कुआं था और यहाँ पे क्या लगी हुई थी, यहाँ पे स्टेज लगी हुई थी और इस तरीके से क्या लोग यहाँ पे बैठे हुए थे चारों तरफ इस तरीके से। तो 13 अप्रैल 1919 को जब ये बैसाखी का त्योहार था, लोग यहाँ पर आने लगे और लगभग 10 से 20 हजार लोग इस जलियांवाला बाग जो थी ये इस जगह पे स्थान पे पहुंचे। और पहुंचने के बाद में यहाँ पर जैसे यहाँ पहुंचे, अब यहाँ जो स्टेज लगी हुई थी, दोपहर का समय था, लगभग 2:45 का 2:45 का समय था। तो यहाँ पे हुआ यही, यहाँ पे स्टेज लगी हुई थी। तो सबसे पहले जो अंग्रेजों का जो चापलूसी था, हंसराज, ये हंसराज क्या करता है, भारतीयों के लिए दिखाता है कि हाँ मैं भारतीयों के लिए कितना वो करता हूं, लेकिन था किसके लिए करता था, ये अंग्रेजों के लिए। तो यहाँ पर आया ये भी स्टेज पर और स्टेज पर आके अपने कुछ भाषण से दिए, देने के बाद में कि हाँ हम भारतीय, हम भारत को आजाद कराएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। और यहाँ अपने भाषण देने के बाद में और यहाँ से पीछे के रास्ते से किसी तरह से निकल के इधर से और यहाँ से निकल के सीधा कहाँ पहुंच गया, माइकल और डायर के पास में। माइकल और डायर, वो दूसरा है जनरल डायर। तो सीधा कौन पहुंचा, हंसराज निकल के पीछे के रास्ते से सीधा माइकल और डायर के पास पहुंचा। और माइकल और डायर से इसने कहा कि वो जो है आज बैसाखी का त्योहार है और जो जलियांवाला बाग जो जगह है वहां पे 10 से 20 हजार लोग हैं और आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो वह यही है, माइकल और डायर आदेश दे देता है इसको, जनरल डायर को, कि आप जाओ और अपनी सेना लेकर जाओ और आप वहां पे क्या करो, इन्हें रोको, कहीं ऐसा ना हो भारत को ये आजाद करा दें। तो किसी तरह से आपको उन्हें मतलब ठेस नहीं पहुंचानी, लेकिन आपको उन्हें किसी तरह से यहाँ से भगाना है। तो वह यही जनरल डायर ने क्या किया, लगभग 5:37 का समय था शाम का। और यहाँ पे जब मेला लग रहा था, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे इधर उधर और इसका मुख्य द्वार था। और जो जनरल डायर था ये यहाँ से आया और आने के बाद में यहाँ पे अपनी सारी जितनी भी फौज थी इस तरीके से खड़े कर दी। और सबके हाथ में क्या थी, बंदूकें थी, पिस्टल थी, जो भी तमंचे जो भी थे, सब कुछ इनके पास अच्छी राइफल थी उस समय। और जो जनरल डायर ये अपने साथ में 2 बहुत बड़ी तोप भी लाया था, लेकिन जो तोप थी वो बहुत बड़ी थी, जो मशीन गन जो उस पर बैठ के गोलियां चलाते हैं, बहुत बड़ी थी ये, लेकिन किसी तरह से इस गेट में घुस नहीं पाई। तो इन्हें भारी खड़ा कर दिया था इसने, जनरल डायर ने। और वही यहाँ पे जनरल डायर ने अपनी सेना लगा दी चारों तरफ यहाँ पे लगाने के बाद में। और जो हमारे भारतीय थे यहाँ पे भाषण तो दे रहे थे आजादी कराने के लिए। तो उसी समय जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने 3 मिनट भारतीयों को, 3 मिनट है आपके पास, आप यहाँ तक सकते हो, भागना है। तो भारतीय जो लोग थे वो सोच रहे थे ये मजाक चल रहा है किसी तरह का, ये हमें सिर्फ क्या यहाँ पे डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे गोली नहीं चलाएंगे। तो यही 3 मिनट में कुछ तो लोग वैसे ही अपने सोच रहे थे कि हाँ कुछ नहीं है, वैसे ही डरा रहे हैं। तो हुआ यही यहाँ पे 5:37 पे इसने आदेश दे दिया शूट एंड साइड का। और यहाँ पे तुरंत ही क्या इन्होंने गोलियां चलाई और यहाँ पे जो थे किसी के पैर में, किसी के कहीं सारे लोग यहाँ पे जितने भी थे वो सारे भागने लगे इधर उधर। और जो कुछ इसके छोटे छोटे द्वार थे, लेकिन ये द्वार कैसे थे, गेट थे इसके बंद बिल्कुल, इसमें ये गेट में पार नहीं हो पाए। और जो भारतीय लोग थे वो किसी तरह से इधर को भाग रहे थे निकल के इस गेट से। तो यहाँ पर हुआ यही, जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने आदेश दिया कि जो गेट है, गेट की तरफ बंदूकें घुमाओ और यहाँ पे गोलियां चलाओ। तो यहाँ पे गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग इस तरीके से मारे गए। और जो कुछ लोग बच रहे थे वो ये जो कुआं था यहाँ पर, इस कुएं में वो कूदने लगे कि इससे अच्छा तो यहाँ बच जाए, इससे मर जाए, कुछ पता है इस कुएं में बच जाए। तो वो कुएं में कूदने लगे और कुएं में पहले तो 10-20 लोग गिरे, लेकिन फिर जो बहुत सारे लोग आने लगे तो कुआं भी क्या, वो धीरे धीरे लाशों से ऊपर तक वो भर गया। और ये पूरा का पूरा कुआं जो था इसमें लाश भर गई, जो भारतीय लोग इतने शहीद हुए थे यहाँ पर मरे थे। तो हुआ ये, यहाँ पे जो जनरल डायर, जो कुछ लोग थे, ये जो दीवार थी, यहाँ पर जो दीवार थी, इस दीवार पे चढ़ने लगे जो भारतीय लोग थे। बचने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो जनरल डायर ने आदेश दिया कि आप सीधे कहां पर, दीवार पे निशाना लगाओ और दीवार पर जो लोग चढ़ रहे हैं उसमें गोली मारो यहाँ पे और उनको यहाँ मारो। तो यहाँ पर हुआ ये, जनरल डायर ने बंदूक का जो मुख किधर करवाया, दीवार की तरफ, और दीवार में जो भारतीय लोग चढ़ रहे थे उन पे गोलियां चलवाई और वो फिर वो वहां पे मरे।
तो इस तरीके से लगभग इसमें बहुत सारे लोग मरे थे। तो लगभग बताते हैं जो कुएं में कूद के जो मरे थे यहाँ पर लगभग 380 लोग थे इस कुएं में, जो कुएं में कूद के अपनी आत्महत्या की थी। उन्होंने आत्महत्या के बचाव के लिए कूदे थे, लेकिन जो लगभग इसमें जो लोग मारे गए थे लगभग 1500 के आसपास इसमें लोग मारे गए हमारे भारतीय। लेकिन जो अंग्रेज सरकार बताती है वो सिर्फ 340 ही लोग बताती है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें कितने लोग मरे हैं, 340 लोग मरे हैं। और यहाँ पे जब ये सारी घटनाएं बीत गई तो यहीं पर एक व्यक्ति था, मात्र 20 वर्ष का व्यक्ति था, उधम सिंह। उधम सिंह, शेर सिंह नाम था इसका बचपन का, उधम सिंह। और उस समय क्या था, ये उधम सिंह क्या कर रहा था यहाँ पे कि ये बताऊंगा मैं उधम सिंह के बारे में बिल्कुल डिटेल में, किस तरीके से यहाँ पर आया और क्या किस तरीके से इसने जो माइकल ओडायर और जनरल डायर को किस तरीके से इसने मृत्यु के घाट उतारा, ये सारी चीज दिखाऊंगा मैं इसके बारे में। उधम सिंह ने किस तरीके से, ये भी एक शहीद था। ये शहीद दो ही होते हैं, दो हैं, एक तो भगत सिंह और दूसरा जो शहीद आता है वो उधम सिंह ही आता है। क्योंकि इसने भी क्या, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसका इसने बदला लिया था लगभग 21 वर्ष बाद। जो जनरल डायर था, सॉरी माइकल ओडायर था, और इसकी मृत्यु कहां पर जाके की थी, इसने कैक्सटन हॉल में की थी, जो ब्रिटेन लंदन में। तो वही यहाँ पे जो उधम सिंह था वो यहाँ पे पानी पिला रहा था जो जितने भी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर उधम सिंह के भी पैर में यहाँ पर गोलियां लगी हुई थी। तो यहाँ पर गोली लगी हुई थी, तो उधम सिंह, एक छोटा बच्चा था, वो रो रहा था। तो उधम सिंह जैसे उसको बचाने के लिए कूदा, तो तुरंत जैसे उस बच्चे को इस तरीके से बचाया इसने, तो इसके ऊपर 10-12 लोग आगे गिर गए और ये उधम सिंह यहाँ पर बच गया था, मतलब दब गया था उस बच्चे के साथ में। और जैसे यहाँ पर जब सारी घटनाएं बीत गई यहाँ पे, और जब रात को उधम सिंह को होश आता है तो ये देखता है कि चारों तरफ क्या है, यहाँ पर लाश ही लाश पड़ी हुई थी। और उस समय जो जनरल डायर था यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया पूरी तरह से पंजाब में, कि अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकला तो उसको सीधे गोली मार दी जाएगी। तो इसको देखते हुए उधम सिंह ने देखा चारों तरफ लाश ही लाशें पड़ी हैं। तो किसी के तो पैर में लगी हुई थी, किसी के हाथ में, किसी को कहां कहां लगी हुई थी गोली। तो अगर ये जनरल डायर वहां पे कर्फ्यू नहीं लगाता तो ये होता है क्या, जो हमारे भारतीय लोग कुछ तो बचे हुए थे वो आते यहाँ पे, इनको पट्टी दवाई वगैरह करते, जो वो बच जाते। लेकिन यहाँ पर कर्फ्यू लगाया और वो यहाँ पे इस तरीके से वो तड़प तड़प के वो यहाँ पे मर गए यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। और उधम सिंह के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो देखेंगे किस तरीके से उधम सिंह ने ये सारा काम किया था। और इसके बाद जो घटना हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, ये 13 अप्रैल 1919 की बात है, इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जब ये बात हो रही थी तो यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर को उस समय जो अंग्रेज थे बहादुर और बहादुर की उपाधि दिए रहते थे। तो उस समय इन्होंने क्या, इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बहादुर और नाइटहुड की उपाधि बहुत दिया करते थे। जो हंसराज था, हंसराज को बहादुर की उपाधि दी हुई थी और नाइटहुड की किसको दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ये देखते हुए सारी घटना अपनी नाइटहुड की उपाधि यहां से अंग्रेजों को दे दी थी। और इस सारी जो घटनाएं हुई थी उसी समय जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या, एक हंटर कमेटी की स्थापना की। और इस कमेटी के द्वारा क्या, यहाँ पर दिखाया किस तरीके से ये घटना हुई थी। लेकिन इसमें जो सदस्य थे वो टोटल 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। यहाँ पर 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। और वही यहाँ पे इस कमेटी में, हंटर कमेटी में दिखाया गया कि ये किसकी गलतियां थी, यहाँ पर भारतीय लोगों की गलती थी। क्योंकि यहाँ पर जो काला कानून था उसके विरोध में ये जितने भी लोग थे इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई। और यहाँ पे जो जनरल डायर था माइकल ओडायर, और माइकल डायर को यहाँ से सस्पेंड करके सीधा कहाँ भेज दिया इसको, ब्रिटेन। क्योंकि इसने ही तो भेजा था जनरल डायर को कि जाओ आप ये कार्य करो, तो इसको यहाँ से कहाँ भेज दिया था वो, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जाके जो माइकल ओडायर को क्या, इसको शेर की उपाधि दी कि हाँ ये देखो ये ब्रिटेन का शेर है, इसने देखो कितने लाखों लोग, मतलब कितने हजारों लोगों की वहां पे जाके हत्या की। तो इसने कहा वहां पे जाके जो भी बात हुई थी कि मैं वो हूँ माइकल ओडायर, और मुझे जरूरत आई तो मैं भारतीयों को फिर भी इस तरीके से, मेरी जरूरत पड़ी तो मैं फिर मारूंगा उन्हें।
तो इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह जो आएगा, फिर उधम सिंह 1940 ईस्वी में माइकल ओडायर की किस तरीके से हत्या करेगा, और ये पूरी घटना देखेंगे उधम सिंह के बारे में, किस तरीके से उधम सिंह ने ये बदला लिया था इसका। तो यहाँ पर हंटर कमेटी की स्थापना हुई और इसमें यही पाया गया कि इसमें जो गलतियां थी वो किसकी थी, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की थी, इसमें अंग्रेज सरकार की कोई गलती नहीं थी। तो ये सारी घटनाएं क्या थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था ये, और बैसाखी का दिन था। तो इतना ही है बस इसके बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लासेस के बारे में, क्लास के लिए। तो आप देखते रहिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा क्या घटना थी और किस तरीके से भारतीयों के साथ अत्याचार किए गए थे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लासेस के लिए। धन्यवाद आज के लिए।